नमस्कार, फार्मेट चर्चा विद सुनील यादव में आप सभी का स्वागत, बंधन, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, एक ऐसी ड्रग जो बहुत ही कॉमन है, लगभग सभी आप सभी लोग उसको जानते हो, वो है पैरासीटामोल। आइए जानते हैं पैरासीटामोल के बारे में कुछ विशेष बातें, तमाम ऐसी चीज़ें जो आप एकदम नहीं जानते होंगे। आप ये जानते हैं कि पैरासीटामोल बुखार में काम आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते। ओटीसी दवा है, दवा की दुकान पे मिल जाती है, इसलिए जानकारी बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो पैरासीटामोल क्या होती है? एस्टामिनोफेन। एस्टामिनोफेन कब काम आती है, उसमें उसके डोजेज क्या है, किस ग्रुप की दवा है, कहाँ यूज होगी, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं, इस प्रकार की चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वार्ता के माध्यम से। पैरासीटामोल एक नज़र, एक एन ओवरव्यू। तो पैरासीटामोल पे हम आगे बढ़ते हैं। पैरासीटामोल क्या होता है? ये थेरापेटिक एक्शन इसका क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन? वो है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। बेसिकली पैरासीटामोल को हम लोग जो जानते हैं वो एंटीपायरेटिक के रूप में, यानी बुखार उतारने के रूप में जानते हैं, एनाल्जेसिक के रूप में नहीं जानते। जबकि पैरासीटामोल एक अच्छी एनाल्जेसिक है। पैरासीटामोल जहाँ एक अच्छी एंटीपायरेटिक है, एक सेफ एंटीपायरेटिक है, वहीं पे पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक है। अब आप एनाल्जेसिक क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, आम पब्लिक के लिए ये जानना जरूरी है। बुखार, एंटीपायरेटिक मतलब बुखार उतारने वाली दवा, और एनाल्जेसिक का मतलब दर्द निवारक दवा। एनाल्जेसिक क्या होगी? दर्द निवारक दवा, और एंटीपायरेटिक मतलब बुखार उतारने वाली दवा। तो पैरासीटामोल जो है वो एनाल्जेसिक भी है, यानी दर्द भी कम करेगी। तो पैरासीटामोल को आप इस मायने में शायद नहीं जानते होंगे कि दर्द भी कम करती है। तो पैरासीटामोल दर्द कम करती है और पैरासीटामोल बुखार उतारती है। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। पैरासीटामोल मिलेगी, आप देखते हैं बाजार में किस तरीके से मिलती है। आप कैलपॉल के नाम से मिलती है, क्रोसिन के नाम से मिलती है, मेटासिन के नाम से, तमाम सारी दवाएं, तमाम सारे ब्रांड्स पैरासीटामोल के अवेलेबल हैं। और बड़ी तमाम सारी कंपनियां भी पैरासीटामोल को मार्केट में लेकर के आई हैं। पैरासीटामोल अन्य दवाओं के साथ भी आती है। तो पैरासीटामोल प्लेन जो है वो ओटीसी ड्रग है। कुछ दवाएं उसमें ऐसी होती हैं जिसके साथ वो फिर शेड्यूल एच में आ जाती है। उन दवाओं को आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हैं। फिर भी सेल्फ मेडिकेशन बहुत ख़राब है। बिना चिकित्सक की सलाह के दवा लेना, कोई भी दवा लेना, वो अच्छा नहीं है। जहाँ तक ओटीसी दवाओं की बात है, ओटीसी दवाएं ये आप फार्मासिस्ट की सलाह से दुकानों से ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानना आपको आवश्यक है। इसलिए आज ये चर्चा आपके लिए है। अब देखिए उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। प्रेजेंटेशन आपको पता होगा। पैरासीटामोल 500 mg की टेबलेट आती है, पैरासीटामोल 650 की mg टेबलेट आती है, 100 mg की बच्चों के लिए आती है, और जो बच्चों का सिरप होता है उसमें 5 ml में 120 mg होता है। हालांकि पैरासीटामोल इंजेक्शन में भी आता है, पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी आता है, लेकिन हम लोग इंजेक्शन के बारे में किसी और दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग टेबलेट पे चर्चा करते हैं, टेबलेट पे और सिरप पे। तो छोटे बच्चे जो होंगे उनको क्या डोज दिया जाएगा और बड़े लोगों को क्या डोज दिया जाएगा, कब देना है? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 100 से ऊपर जब बुखार जाएगा तभी आपको, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जब बुखार जाएगा उससे ऊपर, तब हम लोगों को पैरासीटामोल देना है। और शरीर अगर गर्म है तो आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग भी करनी है साथ में, तब पैरासीटामोल का लाभ आपको मिलेगा सही से। प्रेजेंटेशन आपको बता दिया। डोजेज के बारे में आपको बताएं, पैरासीटामोल का डोज क्या है। पैरासीटामोल का मेन डोज जो है वो 10 to 15 mg पर केजी बॉडी वेट। वैसे हम लोग मानक में उसको 12 mg के हिसाब से जोड़ लेते हैं। तो 12 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, और कैलकुलेशन करके पैरासीटामोल का डोज दे दीजिए। पैरासीटामोल में डिफरेंस इंटरवल क्या होनी चाहिए दो डोज के बीच में? मिनिमम इंटरवल 4 घंटे का है, वैसे एवरेज 6 घंटे का है। और अगर फीवर नहीं उतर रहा है या फीवर 100 से अब जा रहा है तो आप 4-4 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 4 बार तक दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। ओवर डोजिंग के बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो अब रही बात डोज की, और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें डोजेज में। हम लोग डोज पे अभी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हम जब जाते हैं आगे तो ये देखिए,
ये है डोज इसका। ये देखिए एक चार्ट है कि 1 महीने का अगर बच्चा है तो आप क्या करेंगे, 1 महीने का बच्चा है तो क्या करेंगे, 1 महीने के बच्चे में आपके पास पैरास्टामॉल का ड्रॉप भी आता है और उसको ड्रापर से दे देंगे 5 से 6 बूंद आप दे सकते हैं, 3 बार 4 बार भी दे सकते हैं। और सिरप के हिसाब से भी जो डोज है उसको भी आप देख सकते हैं। 1 महीने से कम में 4 किलो के आसपास है अगर तो 1.5 ml देना है। एक ड्रापर जो होता है उसमें उससे 1.5 ml तक दे सकते हैं मैक्सिमम आप। लेकिन अगर 4 kg से कम है वेट तो आपको कम करना पड़ेगा। 3 महीने तक का है और 4 से 6 किलोग्राम का है तो 2.5 ml के आसपास आप दोगे, 3 बार दोगे। 3 महीने का है तो 3 महीने से ऊपर का है 1 साल तक का, 1 साल तक के बच्चे को 4 ml और उसका वेट जो है वो 10 किलोग्राम मैक्सिमम, वो 6 किलोग्राम तक मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद आप आते हैं 3 साल का अगर बच्चा हो गया तो आप 6 ml दे सकते हैं। 5 साल का बच्चा हो गया तो हम 8 ml दे सकते हैं। 9 साल का बच्चा हो गया तो हम 12 ml तक दे सकते हैं, या फिर 300 mg टेबलेट के हिसाब से दे सकते हैं। आप 100 mg की टेबलेट है तो 3 टेबलेट दे सकते हैं 3 बार दिन में। फिर 9 से 14 साल में आप उसको 500 mg पूरा दे सकते हैं और 3 बार दे सकते हैं। वजन उसका 30 किलो से 50 किलो के बीच का होना चाहिए। 14 साल से ऊपर और एडल्ट में आप अगर 50 किलो से ऊपर का है तो 650 mg का जो टेबलेट आता है वो टेबलेट 4-4 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं या 6 घंटे पर, कुल मिला करके 3 बार उसको दे सकते हैं। या अगर 4-4 घंटे पर दे रहे हैं तो 4 बार दे सकते हैं। या फिर 2 टेबलेट TDS का भी इसका एक डोज है जो 500 mg की गोलियाँ होती हैं। तो और ड्यूरेशन जहाँ तक है आपकी आवश्यकता के अनुसार उसको 4 घंटे मैंने बताया कि मिनिमम 4 घंटे के हिसाब से ऊपर आपको देना है। तो ये रही बात इसकी कि डोज क्या है वो हम लोगों ने देखा कि डोज क्या है। अभी अब हम चलते हैं इसका कंट्राइंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट क्या है, प्रिकॉशंस क्या है इसके। कंट्राइंडिकेशन में देखिए, अगर हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाले मरीजों को पैरास्टामॉल बहुत कॉशन के साथ लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि पैरास्टामॉल एक सेफ ड्रग मानी जाती है हमेशा। पैरास्टामॉल बच्चों में सेफ है, पैरास्टामॉल गर्भवती महिलाओं में भी सेफ है, और जिनको एस्पिरिन सूट नहीं करती है उनको पैरास्टामॉल आप दे सकते हो। तो पैरास्टामॉल जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उनके लिए भी सेफ़ है। तो पैरास्टामॉल बेसिकली एक सेफ ड्रग है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पैरास्टामॉल इसीलिए OTC है और कोई भी यूज कर सकता है। कुछ और चीज़ें हैं कि अगर हल्का दर्द है तो पैरास्टामॉल को अकेले दे दीजिए। अगर मान लिया मॉडरेट पेन है तो मॉडरेट में कुछ उसमें जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी उसमें मिला सकते हैं। ब्रोफेन है या ट्रामाडोल है, कुछ इस टाइप के ड्रग्स उसमें मिलाए जा सकते हैं। अगर बहुत सीवियर पेन है तो पैरास्टामॉल के साथ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और ओपियम डेरिवेटिव्स वाले भी ड्रग मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। पैरास्टामॉल जो है वो उन पेशेंट के लिए भी सेफ है जिनको गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। रही बात स्टोरेज की, स्टोरेज घर में सामान्य रूम टेम्परेचर पे उसको किया जा सकता है। और दूसरा होता है कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो ऐसी जगह पे रखें उसको। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी कुछ और पॉइंट्स बताएं आपको। NHM में एक गाइडलाइन आई थी वैक्सीनेशन के बाद जो है कुछ बच्चों को दिया जाता है पैरास्टामॉल, क्यों, जिससे बुखार ना हो बच्चे को। तो उसकी गाइडलाइन जो NHM की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये NHM की गाइडलाइन है। ये NHM की गाइडलाइन बेसिकली क्या कहती है मैं आपको पहले समझा दूँ। NHM की गाइडलाइन ये कहती है कि किसी भी बच्चे को अगर आपने वैक्सीन लगाया तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको कितने देर वेट करना है कि फीवर अगर आता है, किस लेवल का फीवर आता है, तो आपको पैरास्टामॉल रेगुलर देनी है। अगर उसके बाद भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो NHM जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजेंगे। तो आप आम पब्लिक भी इस विषय में जानकारी रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है
कि कब आपको हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाना है वैक्सीन लगने के बाद अगर फीवर आ रहा है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। अगर बच्चे का बुखार रेगुलर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बना हुआ है और बुखार उसका और शरीर उसका तप रहा, अब उसके साथ और क्या हो रहा है, उसके साथ अगर उसको झटके आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के लिए रेफ़र करने का की गाइडलाइन है। उसके बाद अगर आपके बच्चे को अर्ध बेहोशी है, उल्टी जो है वो कुछ भी खाने पे उल्टी आ जा रही है, उसके झटके आ रहे हैं, बच्चा बहुत सुस्त है या बच्चा जो है अनकॉन्शियस हो रहा है, बेहोश हो रहा है, बच्चा जो है फास्ट और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है, उसकी बहुत तेज तेज सांसें ले रहा है और परेशानी हो रही है उसको सांस लेने में, उसको ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है और उसके शरीर में कभी कभी आप देखेंगे तो ब्लिश जो है डिस्कलरेशन होता है, यानी साइनोसिस हो जाती है पेरिफेरल, और फीवर जो है वो 48 घंटे तक ये बना रहता है अगर वैक्सीन लगने के बाद। तो ऐसे बच्चे को WHO कहता है, NHM गाइडलाइन कहती है कि ऐसे बच्चे को हॉस्पिटलाइज करिए। अब एक चीज़ मैं और बीच में आपको बता दूँ, उसमें मैं गया हुआ था इंटरव्यू में और उस इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि एक पैरास्टामॉल की ओवरडोजिंग से क्या मृत्यु हो सकती है। तमाम किसी का उदाहरण उन्होंने लिया था, उसको मैं मीडिया पे नहीं कहना चाहता, तो सोशल मीडिया पे। तो आपको ओवर डोजेज की जानकारी सभी जनता को और हमारे फार्मासिस्ट साथियों को होनी चाहिए। एक रिफ्रेशर के रूप में डोज हमने पढ़ा कितना, 12 mg पर केजी बॉडी वेट, 10 से 15 mg उसका होता है। 12 mg मानक में बना लीजिए आप, उसके हिसाब से डोज निर्धारित कर दीजिए पूरे दिन का। 4 घंटे से पहले मत दीजिए, रिपीट मत करिएगा। 6 घंटे एक एवरेज रिपीटिशन का टाइम है, 6 घंटे पे आप रिपीट कर सकते हैं सामान्य तौर पे। बॉडी वेट के हिसाब से डोज कम ना हो। अगर बहुत तेज बुखार है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करें। अब एक हम जो ओवर डोजिंग की अभी हम लोग बात कर रहे थे, ओवर डोजिंग का देखिए एक हमारे पास वो है कि ओवर डोजिंग में क्या करते हैं या ओवर डोजिंग में क्या होता है। पैरास्टामॉल ओवरडोज, पैरास्टामॉल ओवरडोज में देखिए क्या हो सकता है। एक तो उसको इंसेफ्लोपैथी हो सकती है, एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन, हेमरेज हो सकता है, हाइपोग्लिसेमिया हो सकती है, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मलिटी हो सकती है। कभी कभार जो है उसको हेमेचूरिया हो जाएगा, यानी यूरिन में ब्लड आने लगता है, कभी यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, कभी जो है एबनॉर्मल हार्ट बीट रिदम हो जाएगा, कभी पेनक्रियाज में स्वेलिंग आ सकती है। ये सारी चीज़ें जो है वो ओवरडोजिंग में हो सकती है। ओवरडोजिंग किसको, उसमें ओवरडोजिंग एक फेटल डोज होता है। फेटल डोज का मतलब जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाए और जिससे मरीज की मृत्यु हो सकती है। फेटल डोज जो है वो रिकमेंडेड बुक के हिसाब से 24 ग्राम्स है पर डे। एक साथ अगर 24 ग्राम खा लिया तो नुकसान कर जाएगा और फेटल डोज है इसको, फेटल डोज मतलब डेथ की तरफ जा सकता है मरीज। तो लेकिन उसका एवरेज जो है ये मैक्सिमम डोज है और मिनिमम डोज उसका 10 ग्राम है। 10 ग्राम से भी कम आपको देना है। 10 ग्राम मैक्सिमम डोज मान के चलिए, 24 ग्राम तो फेटल डोज हो गया। तो आपको डोज का विशेष ध्यान रखना है। आम पब्लिक को भी, हमारे फार्मासिस्ट साथियों को भी, क्योंकि जब भी फीवर होता है मरीज बार बार देखता है फीवर नहीं उतर रहा है तो फिर वो बार बार दवाएं लेना शुरू कर देता है। तो 4 घंटे के पहले रिपीट मत कराइए, पूरे दिन में 4 बार से ज़्यादा मत दीजिए। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रात में देर रात अगर कोई मरीज को फीवर है और देर रात एक बार उठता है तो एक बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसको कोशिश करें कि 6 घंटे का इंटरवल बना लें उसमें। तो रही बात, अब हम लोग इस पर चर्चा करके लगभग समाप्ति की तरफ है कि पैरास्टामॉल का इंजेक्शन भी आता है। अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो इंजेक्टेबल भी हम देते हैं, तो उसको अलग एक चर्चा होगी इंजेक्शन में ले लेंगे पैरास्टामॉल को। तो पैरास्टामॉल का टेबलेट जो कॉमन टेबलेट है एस्टामिनोफेन के नाम से है। अगर आप, नाम तो बहुत सारे, ब्रांड नेम बहुत सारे हैं, अगर आप जो है इसको लेते हैं तो इस पर आपको डोज का ध्यान रखना पड़ेगा। पैरास्टामॉल के प्रिकॉशन उसमें क्या क्या है। अगर रीनल कोई पेशेंट है उसको प्रिकॉशन रखना होगा, लीवर का कोई पेशेंट है तो उसको प्रिकॉशन रखना होगा। तो इन सब के साथ पैरास्टामॉल आप भोजन के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट भोजन भी ले सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है कि पैरास्टामॉल एक बहुत सेफ ड्रग है बुखार उतारने के लिए और सर दर्द के लिए या कोई दर्द के लिए, एनाल्जेसिक है।
शरीर में कहीं दर्द है तो एक सामान्य दवा है और अच्छी दवा है, सेफ़ दवा है। तो प्रेगनेंसी वाले लोग भी ले सकते हैं और दूध पिलाने वाली मदर्स भी ले सकती है बच्चों को। तो इसलिए एक सेफ दवा है, ओटीसी ड्रग है। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी दवा ओटीसी भी हो तो अपने फार्मेसी से सलाह ज़रूर लीजिए। अगर फीवर ज़्यादा दिन बना रहता है तो चिकित्सक की सलाह लें, जाँचें कराएँ और जाँच करा करके डायग्नोसिस होने के बाद और दवाएँ ऐड करें। बुखार कभी भी बढ़ने ना दें शरीर का। अगर बुखार बढ़ता है तो शरीर की कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो जितना आप बुखार उतार ले जाएंगे स्पॉन्जिंग करके, उतनी आपकी दवाएं कारगर होंगी। तो पैरास्टामॉल के बारे में आज एक चर्चा हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि पैरास्टामॉल के बारे में इससे अच्छी जानकारी आप सभी को प्राप्त हुई होगी। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को भेजें, जिससे फार्मेसिस्ट साथी जो हैं वो रिफ़्रेश हो जाएंगे, आम जनता तक पहुँचेगी। तो छोटी छोटी भी जानकारियाँ अगर दिमाग में आ जाती हैं, क्लिक कर जाती हैं तो बहुत अच्छा होता है। जैसे ड्यूरेशन की बात है, ओवरडोजिंग की बात है, आप रखोगे कहाँ इसको, रूम टेम्परेचर पे आपको रखना है बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप रूम टेम्परेचर के बाहर आपने धूप में कहीं रख दिया, दवा ख़राब हो सकती है। तो ये जानकारी आम पब्लिक को होनी ही चाहिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन किसी और ड्रग के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।